गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। हम सीए फाउंडेशन प्लस कॉमर्स 12th क्लास की स्टडी एक साथ कर रहे हैं। अब हम अकाउंटेंसी स्टार्ट कर रहे हैं 12th क्लास के लिए। इसमें हम पहले कंपनी पढ़ेंगे, उसके बाद पार्टनरशिप पढ़ेंगे। तो पहले मैं आपको कंपनी वाला पढ़ा रहा हूँ। ये जो आपका डी के गोयल सर की बुक है, इसमें पार्ट ए वॉल्यूम 2 वाली ये किताब है। इसमें हम कंपनीज़ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें कंपनीज़ के बारे में पढ़ने से पहले हम इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं कि क्या होती है कंपनी और क्यों कंपनी की रिक्वायरमेंट हुई। आपने इनिशियल क्लासेस में आपने 11th क्लास में अब तक ये समझ लिया है कि एक सोल प्रोप्राइटर होता है। सोल प्रोप्राइटर मतलब जो अकेला बिजनेस करता है। एक पार्टनरशिप फर्म होती है जो प्रैक्टिकली भी आप पढ़ेंगे 12th स्टैंडर्ड में, और आपने बीएसटी की बुक्स में भी, बिजनेस स्टडीज़ की बुक्स में भी ये वर्ड सुना हुआ है। पार्टनरशिप फर्म की बात की जा रही है। अगर केवल फर्म लिखा है कॉमर्स में कहीं पे भी, तो उसका मतलब पार्टनरशिप फर्म नहीं है, वो तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है। फर्म मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन को बोला जाता है। अब बात की जा रही है पार्टनरशिप फर्म की। जब कोई पर्सन बिजनेस स्टार्ट करता है, जैसे आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, तो आपके पास ऑप्शन होता है, या तो आप सिंगल अकेले बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं कोई भी, तो आपको बोला जाएगा सोल प्रोप्राइटर। अगर आप अकेले बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, आपके साथ और कोई एसोसिएट नहीं है, तो आपको बोला जाएगा कि आपने उस एक तरह से सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म खोली, एक सोल प्रोप्राइटरशिप ऑर्गेनाइजेशन खोली है। आपको शॉप एक्ट में रजिस्ट्रेशन कराना होता है। एक शॉप एक्ट बना हुआ होता है, उसमें आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है। आप कराकर बहुत नॉमिनल चार्जेस में आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। शॉप एक्ट में रजिस्टर कराएंगे। और अगर आपको इनकम टैक्स देना है, तो आपका जो इंडिविजुअल पैन कार्ड है, पैन कार्ड आप समझते हैं, नहीं तो समझ नहीं। जब आप इनकम टैक्स पे करते हैं इंडिया में, तो आपको एक नंबर लेना होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, जिसे पैन बोलते हैं, परमानेंट अकाउंट नंबर। ये 10 डिजिट का होता है, अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड होता है। इसमें कुछ अल्फ़ाबेट्स होते हैं और कुछ कोड होते हैं। तो ये लेने के बाद आपको अगर टैक्स पे करना है, तो आप पे करते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। तो जो आपका इंडिविजुअल पैन है, वही काम में आ जाता है। अगर आप कोई बिज़नेस करते हैं, आपको अलग से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से और कोई पैन नंबर नहीं लेना होता है। आप अपने पर्सनल जो आपने पैन नंबर लिया है, परमानेंट अकाउंट नंबर जो लिया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, उसी से आप अपने बिज़नेस का टैक्स देंगे, ठीक है। एक तो इंडिविजुअल पैन, और अगर आप जीएसटी के लिए लायबल हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स देते हैं, अगर आप कोई गुड्स और सर्विस सप्लाई करते हैं, तो आपको जीएसटी भी पे करना होगा, जीएसटी नंबर लेना होगा। अगर आप सिंगल बिजनेस शुरू करते हैं, तो जो आपकी लायबिलिटी होती है बिजनेस की, वो अनलिमिटेड होती है। अगर पहले आप ये बैकग्राउंड समझ लें, उसके बाद कंपनी समझ में आ जाएगी। अब व्हाट मीन बाय अनलिमिटेड लायबिलिटी, मान लीजिए आपने कोई बिज़नेस स्टार्ट किया, किसी भी पर्सन ने कोई बिज़नेस स्टार्ट किया, उसके बिज़नेस में लोन हो गए। लोन और लायबिलिटी तो अब आप समझते हैं। लोन का अमाउंट हो गया 10 करोड़, और असेट उसके पास है केवल 6 करोड़ की, और उसके पास अब पेइंग कैपेसिटी नहीं है, वो पूरा लोन नहीं चुका सकता है, ठीक है। तो कोर्ट में एप्लीकेशन लगेगी, कोर्ट में वो अपने आप को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करवाएगा, कोर्ट उसे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करेगा। इंसॉल्वेंट मतलब दिवालिया, कि वो पर्सन दिवालिया हो गया है, उसके पास पेइंग कैपेसिटी नहीं है, वो अपनी सारी लाइबिलिटीज़ और लोन को नहीं पे कर सकता है। तो 6 करोड़ की असेट है, असेट बेचने पे मान लीजिए 6 करोड़ का अमाउंट आएगा, और 10 करोड़ का लोन है, तो 4 करोड़ रुपये का डेफिसिट हो जाएगा, ये वो नहीं दे पाएगा, तो कोर्ट उसे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करेगा, दिवालिया घोषित कर देगा। अगर कोई पर्सन अपनी लोन को, जो लाइबिलिटीज़ हैं, अगर किसी पर्सन की कोई लायबिलिटी है और वो असेट से एक्सीड हो जाती है, तो वो कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करेगा। कोर्ट ही डिक्लेयर कर सकता है इंसॉल्वेंट, अपने आप कहने पे कि मेरे पास पैसे नहीं है, कोई बिलीव नहीं करेगा। तो इससे कोर्ट में चाहिए, ताकि कोई लोग आपके जान के पीछे ना पड़ जाए। कई बार ऐसा होता है कि आदमी के पास सच में पैसे नहीं है, पर सामने वाला यकीन नहीं करता, फिर वो आपको हरास करेगा, आपको परेशान करेगा। तो आप कोर्ट में एप्लीकेशन लगा सकते हैं और अपने आप को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करा सकते हैं। कोर्ट में एक कोर्ट देखता है कि सच में क्या आपके पास पेइंग कैपेसिटी है या पेइंग कैपेसिटी नहीं है, तो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर देता है कोर्ट। इंसॉल्वेंट मतलब जिसके पास पेइंग कैपेसिटी नहीं है, उसके एसेट हैं कम और लाइबिलिटीज़ हैं ज़्यादा। तो ये 4 करोड़ रुपये का जो डेफिसिट हुआ, जो कम पड़ गए, तो कोर्ट ये ऑर्डर देगा कि इस आदमी की पर्सनल प्रॉपर्टी भी बिकवाई जाए। ये तो बिजनेस की एसेट थी, 6 करोड़ बिजनेस की एसेट हैं, 10 करोड़ बिजनेस की लाइबिलिटी, पर फिर भी 4 करोड़ कम पड़ गए, तो कोर्ट आपकी पर्सनल एसेट भी बिकवाएगा। जो आपकी पर्सनल एसेट है, जो बिजनेस के नाम से नहीं खरीदी गई हैं, उन्हें भी सेल करवा दिया जाएगा। तो ये होता है अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब, कि अगर आपकी बिजनेस, आप कोई ऐसा फॉर्म करते हैं, अगर आपने कोई सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म खोली है, तो आपकी बिजनेस की लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी। अनलिमिटेड का मतलब, अगर बिजनेस के एसेट बेचने के बाद भी
पूरा पैसा नहीं पे होता है लाइबिलिटीज़ का, तो आपकी पर्सनल एसेट जो आपने पर्सनल नाम से खरीदी थी घर पे, जो घर की जो पर्सनल एसेट है वो बिकवाई जाएंगी, और उन्हें बिकवाने के बाद आपकी लाइबिलिटीज़ जो आपने लोन वगैरह ले रखे हैं उनका पेमेंट किया जाएगा। तो ये थोड़ा रिस्की फैक्टर होता है सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म में, कि अगर गलती से आपकी लाइबिलिटीज़ एक्सीड हुई एसेट से तो आपकी पर्सनल एसेट बिकवाई जाएंगी। क्लियर यहाँ तक? वापस समझ लें, एक सोल प्रोप्राइटर के तौर पे आप बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें आप अकेले होंगे, आपको शॉप एक्ट में रजिस्ट्रेशन कराना होगा, यानी शॉप लाइसेंस लेना होगा, क्योंकि आप कोई शॉप ही खोलेंगे, ठीक है। और अगर आप फैक्ट्री खोलते हैं तो फैक्ट्रीज एक्ट में भी रजिस्ट्रेशन होता है। एक्ट मतलब कानून। अगर आप फैक्ट्री खोलेंगे तो फैक्ट्री कोई मैन्युफैक्चरिंग, तो फैक्ट्री एक्ट बना हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपको जाना होगा, ठीक है। आपका जो पैन कार्ड है, जो टैक्स पे करने के लिए आपने जो पर्सनल पैन कार्ड लिया है, परमानेंट अकाउंट नंबर, उसी से आप अपना इनकम टैक्स दे सकते हैं। अलग से कोई पैन कार्ड लेने की ज़रूरत नहीं है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। ये 10 डिजिट का होता है। अगर आप कोई गुड्स और सर्विस बेच रहे हैं और आपको जीएसटी भी देना है तो गुड्स और सर्विस टैक्स नंबर लेना होता है। 15 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है ये भी। आपकी जो लाइबिलिटीज़ होती हैं वो अनलिमिटेड होती हैं। अनलिमिटेड का मतलब होता है कि अगर बिजनेस के एसेट बेचने के बाद भी सारी लाइबिलिटीज़ का पेमेंट नहीं हो पाएगा तो आपकी पर्सनल एसेट बिकवाई जाएंगी और फिर क्रेडिटर्स का, लेनदारों का पैसा चुकाया जाएगा। तो ये थोड़ा रिस्की होता है। ये जो सोल प्रोप्राइटरशिप ऑर्गेनाइजेशन है रिस्की है। गलती से अगर आपकी लाइबिलिटीज़ बढ़ी और बिजनेस सेट कम पड़ गई और आपकी पेइंग कैपेसिटी नहीं है तो कोर्ट आपको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर देगा, और इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर देगा तो आपकी जो पर्सनल सेट है उन्हें भी बिकवाया जाएगा पेमेंट करने के लिए लाइबिलिटीज़ का। तो इसमें एक डिसएडवांटेज है कि लाइबिलिटीज़ क्या हो जाती है, अनलिमिटेड होती है। अब हम बात करते हैं, अगर आप अकेले बिजनेस नहीं करना चाहते तो आप किसी के साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं। पार्टनरशिप तो समझते ही हैं, नाम से पता चल रहा है साझेदारी, ठीक है। जैसे ए और बी दो फ्रेंड हैं, तो ये दो भाई भी हो सकते हैं, फ्रेंड भी हो सकते हैं, कोई और रिलेटिव्स भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि आप भाई के साथ ही करें, आप फ्रेंड्स के साथ, किसी के साथ भी पार्टनरशिप कर सकती है। देयर इज़ नो ब्लड रिलेशनशिप रिक्वायर्ड। कोई ब्लड रिलेशनशिप होना रिक्वायर्ड नहीं है कि कोई खून का रिश्ता होगा तभी आप पार्टनर बन सकते हैं। कोई भी पार्टनर बन सकता है, बस कंडीशन क्या है, वो माइनर नहीं होना चाहिए, मेजर होना चाहिए। मेजर आप समझते हैं कि 18 और 18+ ईयर की एज का होना चाहिए। अगर आप किसी माइनर के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं तो माइनर को पार्टनर तो आप बना सकते हैं, पर वो लॉस बियर नहीं करेगा। माइनर लॉस बियर नहीं करेगा क्योंकि उसकी एज अभी कम है। तो लॉ के अकॉर्डिंग माइनर पार्टनर तो बन सकता है, पर वो लॉसेस को बियर नहीं करेगा। बिजनेस में कोई नुकसान है तो वो बियर नहीं करेगा, क्योंकि जब पार्टनरशिप करते हैं तो प्रॉफिट होगा तब भी बटेगा आपस में, लॉस होगा आप तब भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आपस में। पर माइनर कभी भी लॉस को बियर नहीं करेगा, आप उसे प्रॉफिट के लिए पार्टनर बना सकते हैं। तो जनरली माइनर को अवॉइड करते हैं लोग, मेजर के साथ ही पार्टनरशिप करते हैं, क्योंकि अगर लॉस होगा तो मेजर भी बियर करेगा उस लॉस को, नुकसान को। अब इसमें क्या करना होता है, ऑब्वियसली इसमें एक से ज़्यादा लोग होते हैं। पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं हम, इनसे कंपेयर करते हैं पहले सोल प्रोप्राइटर से। पार्टनरशिप में एक से ज़्यादा लोग होते हैं, ठीक है। मैक्सिमम कितने लोग हो सकते हैं, मिनिमम तो 2 होने ही चाहिए, मैक्सिमम जो होने चाहिए वो 50 होने चाहिए एज पर कंपनीज एक्ट। मैक्सिमम आप 50 पार्टनर बना सकते हैं, इससे ज़्यादा आप पार्टनरशिप में पार्टनर्स को एंटर नहीं कर सकते। आप पे पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई हो जाएगा 1962, पार्टनरशिप एक्ट 1932, सॉरी, ठीक है। 1932 पार्टनरशिप एक्ट बना हुआ है इंडिया में, ये आप पे अप्लाई हो जाएगा पार्टनरशिप एक्ट। इसके अकॉर्डिंग आपका जो प्रोसीजर है वो फॉलो करना होगा। आप अपनी फर्म का रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल होता है, यानी आप रजिस्ट्रेशन कराएं तो ठीक, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म में नहीं कराएं तो भी ठीक, पर जनरली करा लेना चाहिए, क्योंकि आप जब कोर्ट वगैरह में फाइल करेंगे कोई किसी के खिलाफ केस वगैरह, तो ये एडवाइजेबल होता है कि आप अपनी फर्म को रजिस्टर्ड करा लें, ठीक है। आप एक पार्टनरशिप डीड बनाएंगे। पार्टनरशिप डीड यानी समझौता जो आपस में करेंगे कि जब कोई नुकसान होगा तो कैसे बटेगा, कोई प्रॉफिट होगा तो कैसे होगा। तो एक पार्टनरशिप डीड यानी एग्रीमेंट बनाएंगे आपस में, ठीक है। ये रजिस्टर्ड होना कंपलसरी है, यानी पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन तो ऑप्शनल है, आप चाहें तो अपनी फर्म को के नाम को रजिस्टर्ड कराएं या नहीं कराएं, पर पार्टनरशिप डीड का जो है, पार्टनरशिप डीड जो आप बनाएंगे, जो एग्रीमेंट करेंगे पार्टनर आपस में, वो रजिस्टर्ड करवाना ज़रूरी है। ये रजिस्टर्ड होगा, कोर्ट के स्टैंप पेपर पर लगेगा, नोटराइज होगा, ताकि कल को कोई पार्टनर्स में लीगल डिस्प्यूट होता है तो आप इसको एग्रीमेंट को रेफर कर सकते हैं। कोर्ट इसको देखेगा कि पार्टनर्स के बीच में क्या एग्रीमेंट हुआ था, और उसके हिसाब से फिर कोर्ट अपनी डिसीजन देगा। पार्टनरशिप में भी वही आप क्वेश्चन उठता है, पार्टनरशिप में पैन नंबर अलग से लेना होगा, यानी आप फर्म का जो भी नाम रखा, मान लीजिए आपने फर्म का नाम रखा AB एंड एसोसिएट्स,
जनरली ऐसे ही नाम रखते हैं पार्टनरशिप फर्म के। तो आपको पैन नंबर अलग से लेना होगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। आप पर्सनल पैन नंबर से फर्म का, पार्टनरशिप फर्म का इनकम टैक्स नहीं दे सकते, क्योंकि इनकम कम आ रहे तो टैक्स देना होगा। तो ए का भी पर्सनल पैन नंबर होगा, बी ने भी पर्सनल पैन नंबर दे रखा होगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, पर ये पैन नंबर काम नहीं आएगा। आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अप्लाई करना होगा, अलग से पैन नंबर लेना होगा फर्म के नाम से। तो एक फ़र्क तो ये हो गया कि सोल प्रोप्राइटर में पैन नंबर तो पर्सनल भी चल जाएगा, क्योंकि उसी का चलेगा, चलता ही है वही लेगा, अलग से नहीं लेना पड़ेगा। पर पार्टनरशिप फर्म में आपको पैन नंबर अलग से लेना होता है फर्म के नाम से। जीएसटी नंबर तो यहाँ पे भी लेना पड़ेगा, अगर आप कोई गुड्स और सर्विस दे रहे हैं तो जीएसटी नंबर यहाँ पे भी लेना पड़ेगा। लाइबिलिटीज़ यहाँ पर भी क्या होगी, अनलिमिटेड। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब आप पढ़ चुके हैं। अगर बिजनेस की एसेट कम पड़ जाती हैं, लाइबिलिटीज़ ज़्यादा हो जाती हैं, और अगर आपकी फर्म या पर्सन को कोर्ट दिवालिया घोषित करता है, इंसॉल्वेंट घोषित करता है, तो जो आपकी पर्सनल असेट्स हैं उन्हें सेल किया जाएगा, और पर्सनल असेट को बेचने के बाद जो पैसा आएगा उससे लेनदारों का, क्रेडिटर्स का पेमेंट किया जाएगा। तो एक पार्टनरशिप फर्म की लाइबिलिटी भी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। ठीक है, बस तो सर हमें कैसे डिसाइड करना है कि हमें सोल प्रोप्राइटरशिप होना चाहिए कि पार्टनरशिप फर्म, ये डिपेंड्स करेगा। डिपेंड करता है कि अगर आप अकेले बिजनेस करेंगे तो ऑब्वियसली आप सोल प्रोप्राइटर खोलेंगे, और आप चाहते हैं कि एक से ज़्यादा लोग आपके साथ एसोसिएट हो, क्योंकि इसमें कुछ फ़ायदे भी होते हैं। एक तो मैनेजरियल स्किल बढ़ जाती है थोड़ी सी, अकेला आदमी कितनी ही मैनेज कर लेगा चीज़ों को, राइट। अगर एक से ज़्यादा लोग हैं, ऑनर हैं, तो मिलके काम कर सकते हैं, कि कोई मार्केटिंग का देखेगा, कोई मैन्युफैक्चरिंग देखेगा, कोई अकाउंट्स देखेगा, तो आप इस तरह से काम को बांट सकते हैं। तो इससे एफिशिएंसी बढ़ती है बिजनेस की, आप अच्छा काम कर सकते हैं अगर एक से ज़्यादा लोग हैं। थोड़ा नेगेटिव पॉइंट हो सकता है कि डिस्प्यूट होते हैं, तो डिस्प्यूट से बचने के लिए तो आपने डीड की है, पार्टनरशिप डीड करने पहले आपस में समझौता करने, कौन क्या देखेगा, किसका कितना प्रॉफिट में हिस्सा होगा, लॉस कैसे बांटा जाएगा, एक्सेट्रा, किसको कितनी सैलरी दी जाएगी, किसको कितना कमीशन दिया जाएगा। तो डिस्प्यूट से बचने का तरीका है कि पार्टनरशिप डीड बनाते टाइम आप काफ़ी चीज़ें, उन सारी चीज़ों को कंसिडर कर लीजिए जिनसे फ्यूचर में डिस्प्यूट हो सकता है। तो पार्टनरशिप फर्म में एक तो और पैसा भी ज़्यादा आएगा। एक अकेला आदमी लिमिटेड पैसा लगा सकता है बिजनेस को बढ़ाने के लिए, पार्टनरशिप में आप मैक्सिमम 50 पार्टनर बना सकते हैं, तो फिर आप पैसा भी लेके आ सकते हैं, बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। हाँ, लायबिलिटी दोनों की अनलिमिटेड होती है। क्लियर। तो अब एक आगे बढ़ते हैं। फर्म की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, पर एक नया एक्ट आया था, LLP लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। LLP एक नया एक्ट बनाया गया इंडिया में। एक पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, उसके बाद एक नया एक्ट बना लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। अब से क्या हो गया, अगर आप इस एक्ट के अकॉर्डिंग अपनी पार्टनरशिप फर्म खोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स तो वही हैं जो आपने पढ़े पार्टनरशिप फर्म में, पर अगर आप इस कानून के अकॉर्डिंग अपनी पार्टनरशिप फर्म खोलते हैं तो आपकी लायबिलिटी लिमिटेड हो जाती है। लिमिटेड का मतलब क्या हुआ सर, लिमिटेड का मतलब हुआ, मान लीजिए बिजनेस के लोन है 10 करोड़ के, ये तो लोन है लायबिलिटी। बिजनेस में असेट हैं 6 करोड़ की, और आपके पास, अब आप कह रहे हैं कि हमारे पास पैसे नहीं हैं इनको चुकाने के लिए, क्योंकि असेट तो कम है, लायबिलिटी ज़्यादा है। तो ये जो शॉर्टफॉल हुआ 4 करोड़ का, इसके लिए पार्टनर्स की पर्सनल असेट नहीं बिकवाई जाएंगी, क्योंकि आपने LLP खोली है, लिमिटेड लायबिलिटी एक्ट है। तो अगर आपकी बिजनेस की लायबिलिटी लिमिटेड है तो आपकी जो पर्सनल असेट है वो नहीं बिकवाई जाएंगी, केवल बिजनेस की असेट ही बिकवाई जाएंगी। उसको बेचने के बाद जो पैसा आएगा उससे क्रिएटर्स को, लेनदारों को, जिन्होंने लोन दिया है उनको पेमेंट किया जाएगा। अगर कम पड़ जाता है तो उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं, आपकी पर्सनल असेट नहीं बेची जाएगी। तो सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है कि अगर आप LLP खोलते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी एक्ट के, LLP एक्ट के अकॉर्डिंग अपनी पार्टनरशिप फर्म खोलते हैं, तो आपकी लायबिलिटी लिमिटेड हो जाती है। और लिमिटेड का मतलब है कि अगर पर्सनल सेट, आपकी बिजनेस के सेट कम पड़ जाती हैं तो पर्सनल सेट को सेल नहीं किया जाएगा। तो इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है, लायबिलिटी हो जाएंगी लिमिटेड। ठीक है, अब दूसरी सी बात करते हैं, डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर मतलब गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन देनी होती है अपने बिजनेस के बारे में, कितना हमें प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, बैलेंस शीट मतलब कितनी लायबिलिटी है, कितनी एसेट है। हाँ, इन दोनों में आपको किसी भी बहुत ज़्यादा डिस्क्लोजर नहीं है, लीगल रिक्वायरमेंट बहुत कम होती हैं एक सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म पे, एक पार्टनरशिप फर्म पे। पर अगर आप LLP खोलते हैं तो आप पे लीगल डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती हैं, आपको टाइमली ऑडिट करानी पड़ती है। ऑडिट अभी आप पढ़ेंगे, एक लिमिट के बाद ऑडिट करानी पड़ती है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से। ऑडिट मतलब इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन बुक्स ऑफ अकाउंट, आपके अकाउंट्स को डीपली जाके चेक किया जाएगा। ऑडिट इनमें भी होती है एक लिमिट के बाद,
ठीक है। ऑल्दो इसमें डिस्क्लोजर ज़्यादा है, आपको अपनी प्रॉपर्ली बैलेंस शीट फाइल करनी होगी, अपने पी.एन. अकाउंट को डिस्क्लोज करना होगा। तो लीगल रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है एलएलपी पे, क्योंकि आपकी लायबिलिटी क्या है, लिमिटेड। तो कानून आप पे ज़्यादा नज़र रखता है कि कभी मिसयूज़ तो नहीं हो रहा, क्योंकि आपने खोल तो ली लिमिटेड, इसकी आड़ में आप पर्सनल बेनिफिट तो नहीं कमा रहे, क्योंकि बिजनेस खोला है तो बिजनेस के नाम से एसेट खरीदी जाएंगी, बिजनेस के नाम से लोन लिया जाएगा। आप पर्सनल बेनिफिट के लिए बिजनेस की एसेट्स को यूज़ नहीं कर सकते हैं। पर वो ये भी लिमिटेड लायबिलिटी, ये भी पार्टनरशिप फर्म है, तो जो मैनेजरियल स्किल होगी इसमें लिमिटेड ऑनर होंगे, लिमिटेड कैपिटल लगाई जाएगी। तो इन सब का सॉल्यूशन था, इन सब बिजनेस का एक सॉल्यूशन आया कंपनी। अब सही कंपनी क्या है, ठीक है भाई, पार्टनरशिप फर्म में 50 पार्टनर होंगे, इससे ज़्यादा मेंबर नहीं बन सकते, राइट। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है सर, तो सॉल्यूशन दिया कानून ने, एक कंपनी बनाई। कंपनी का मतलब होता है कि आपको एक लीगल स्टेटस दिया जाएगा, लीगल स्टेटस, कानूनी आपको दर्जा दिया जाएगा। पार्टनरशिप फर्म को भी कानूनी दर्जा दिया जाता है, और अगर शॉप एक्ट में आते हैं तो लीगल स्टेटस सबको मिलता है। इसको एक लीगल स्टेटस दिया जाएगा कंपनी को। कंपनी जब भी आप खोलेंगी, कंपनी की लायबिलिटी क्या होगी, लिमिटेड। लिमिटेड आप पढ़ चुके हैं कि जब आपकी एसेट कम पड़ जाती हैं, लोन ज़्यादा हो जाते हैं बिजनेस के, तो आपकी पर्सनल एसेट को बिकवाया जाएगा, तब तो वो अनलिमिटेड लायबिलिटी हो गई। पर कंपनी में लायबिलिटी लिमिटेड होती है, यानी अगर बिजनेस की एसेट कम भी पड़ जाती है, लोन पूरा पे नहीं कर पाते, तभी आपकी पर्सनल एसेट को नहीं बिकवाया जाएगा। कंपनी पब्लिक से पैसा लेगी काम करने के लिए, इसके लिए वो शेयर इशू करेगी पब्लिक में। जैसे मान लीजिए कंपनी ने डिसाइड किया कि मेरे को 10 करोड़ की कैपिटल की नीड है, 1 करोड़ समझ लेते हैं, 1 करोड़ की कैपिटल की नीड है, और इसे 1000 मेंबर बनाने हैं अपने। मेंबर को शेयर होल्डर बोलते हैं। तो कंपनी क्या करेगी, 1000 लोगों से पैसा लेना है, तो 1000 का डिवाइड लगा दीजिए समझने के लिए इसमें, ठीक है। तो हर आदमी से 10,000 रुपीज़ वो कलेक्ट करेगी। तो ये जो कलेक्ट करेगी, इसके प्रूफ के तौर पे वो देगी, एक सर्टिफिकेट देगी आपको कि आपसे उसने 10,000 रुपये लिए, तो इसे बोलते हैं शेयर। यानी जो कंपनी की टोटल कैपिटल होती है वो स्मॉल स्मॉल डिनोमिनेशन में डिवाइड होती है, और उस स्मॉल डिनोमिनेशन को, उस छोटे टुकड़े को शेयर बोला जाता है, हिस्सा। और इसे पब्लिक कंपनी की बात कर रहे हैं तो कोई भी खरीद सकता है। मेरे जैसे टाटा कंपनी के शेयर आप चाहें तो खरीद सकते हैं, ऑनलाइन, ये ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं, आप ऑनलाइन जाके शेयर खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। इसके लिए आपको डीमैट अकाउंट खुलाना होता है। खैर वो डीपली कॉन्सेप्ट है, वो बाद में कभी डिस्कस करेंगे, अभी हम पढ़ने के हिसाब से डिस्कस कर रहे हैं। तो कंपनी क्या होती है, अपनी जो कैपिटल होती है ये छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देती है, और उस छोटे टुकड़े को, उस स्मॉल डिनोमिनेशन को हम शेयर नाम देते हैं, और ये कोई भी खरीद सकता है, ठीक है। तो कंपनी को अगर मेंबर बनाना है किसी को, तो जो नहीं रिश्तेदार होते हैं, कोई भी हो सकता है पब्लिक आदमी, उसको आप शेयर इशू करके मेंबर बना सकती है कंपनी, और उससे पैसे ले सकती है काम करने के लिए। कंपनी अगर आप खोलते हैं, अगर आप प्राइवेट कंपनी खोलते हैं, कंपनी भी 2 तरह की हो सकती है समझने के लिए। वैसे तो और भी टाइप्स होते हैं, पर मेजरली एक होती है प्राइवेट कंपनी और एक होती है पब्लिक कंपनी। कंपनी खोलनी है तो आप पे कंपनीज एक्ट अप्लाई हो जाएगा, कंपनीज एक्ट 2013। इससे पहले कंपनीज एक्ट 1956 था, उसके बाद हमने चेंजेस किया, कंपनीज एक्ट बना 2013 में, ठीक है। तो आपको कंपनी एक्ट में जो रिक्वायरमेंट है कि भैया आप जब आप कंपनी खोलेंगे तो मिनिमम इतने मेंबर होने चाहिए कम से कम आपकी कंपनी में, ठीक है। जैसे आपको प्राइवेट कंपनी खोलनी है तो 2 लोग होने चाहिए, मिनिमम 2 लोग होने चाहिए, तभी आप प्राइवेट कंपनी ओपन कर सकते हैं। पब्लिक कंपनी खोलनी है तो मिनिमम 7 लोगों का होना ज़रूरी है। ये रिश्तेदार भी हो सकते हैं, फ्रेंड भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो मिनिमम 2 लोग होने चाहिए प्राइवेट कंपनी खोलने के लिए, और पब्लिक कंपनी खोलने के लिए मिनिमम 7 लोग मेंबर की रिक्वायरमेंट होती है एज़ पर द कंपनीज एक्ट। प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम 200 मेंबर आप बना सकते हैं। तो देखिए थोड़ा सा स्कोप बढ़ गया। पार्टनरशिप फर्म में तो 50 ही लोग हो सकते थे, तो 50 लोग को लिमिटेड पैसा देंगे, पर एक प्राइवेट कंपनी खोल रहे हैं तो मैक्सिमम 200 लोग आप बना सकते हैं मेंबर, अपनी कंपनी के ऑनर, शेयर होल्डर, ठीक है। तो 200 लोग ज़्यादा पैसा दे सकते हैं, राइट, ठीक है। पब्लिक कंपनी में नंबर ऑफ मेंबर्स की कोई लिमिट नहीं है, ये कितने भी मेंबर बना सकते हैं। तो देखिए कितनी अच्छी बात है कि आप कितनी ही मेंबर बना सकते हैं। जितने ज़्यादा मेंबर बनाएंगे, कैपिटल कॉन्ट्री करेंगे, आपका बिजनेस ग्रो करेगा। इसका थोड़ा वास्ट एरिया हो गया, बड़ा एरिया हो गया कंपनी का। तो कंपनी एक लीगल स्टेटस है, लीगल स्टेटस मतलब ये रजिस्टर्ड होती है कंपनीज एक्ट 2013 या किसी भी कंपनीज एक्ट में जो पहले चल रहा था उसमें रजिस्टर्ड होती है।
कंपनी की लायबिलिटी हमेशा लिमिटेड होती है। लिमिटेड मतलब कंपनी अपने नाम से असेट खरीद रही है, उसके पास असेट कम पड़ जाए, लायबिलिटीज ज़्यादा हो जाए, तो शेयर होल्डर की पर्सनल असेट को नहीं बिकवाया जाएगा। कंपनी में मेंबर को शेयर होल्डर बोलते हैं, पार्टनरशिप में फर्म में मेंबर को पार्टनर बोलते हैं, ठीक है। कंपनी में मेंबर जो पैसा लगाते हैं कंपनी में, उन्हें उन मेंबर्स को हम शेयर होल्डर नाम देते हैं। ये शेयर होल्डर्स होते हैं। शेयर का मतलब अभी समझाया, जो कंपनी की जो कैपिटल होती है, आपको डिसाइड करना होता है आप अपनी कंपनी की कितनी कैपिटल रखना चाहते हैं। जब आप रजिस्ट्रेशन कराने जाते हैं, सर कहाँ रजिस्ट्रेशन होता है, एमसी की साइट पे, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर की साइट है, ठीक है। वहाँ पे जाके जो फॉर्मेलिटीज़ बता रखी है कि भैया ये आपका आधार लगेगा, आपके पास ये चीज़ होनी चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, वॉट एवर जो भी फॉर्मेलिटी है, वो तो हम प्रैक्टिकल नहीं सीख रहे, वो आपके कोर्स में नहीं है कंपनी। वो जब आप आगे सीए करेंगे या सीएस करेंगे तो उसमें ज़्यादा डीप में आएगा, इंटरमीडिएट और फाइनल में आप समझ जाएंगे। जब आप इंटर्नशिप करेंगे, अपनी अपनी आर्टिकलशिप स्टार्ट करेंगे, तो वहाँ पे भी प्रैक्टिकल होगा। तो एक कंपनी की जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड हो जाती है। यहाँ पर क्लियर है यहाँ तक। शेयर कंपनी जो अपनी टोटल कैपिटल होती है, जब वो कंपनी खोलती है तो डिसाइड करती है कि वो कितनी कैपिटल रखेगी। उस कैपिटल को छोटे छोटे डिनोमिनेशन में बांट देती है। 100 का भी हो सकता है शेयर, 10 का भी हो सकता है। अभी प्राइस कैसे डिसाइड होती है ये भी आप आगे हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी तो आप ये समझ लें कि जो कंपनी की जो टोटल कैपिटल है वो छोटे छोटे टुकड़ों में बटी होती है, छोटे छोटे पार्ट्स में बटी होती है, और उस पार्ट को शेयर बोला जाता है। कंपनी शेयर इशू करती है और पब्लिक से पैसा लेके आती है। तो एज ए प्रूफ जो आपको सर्टिफिकेट देती है कि आपसे पैसा लेके आई है, उसे शेयर बोलते हैं। क्लियर हो गया। तो कंपनी एक वास्ट ऑर्गेनाइजेशन, एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें आप काफ़ी लोगों से पैसा लेके आ सकते हैं और आपके पास बेनिफिट्स काफ़ी होते हैं, पर इसमें डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। ऑब्वियसली आप पे लीगल शिकंजा ज़्यादा होगा। आपको टाइम टू टाइम एमसी की साइट पे हर साल आपको अपलोड करना होगा कि आपकी कितना पीएनएल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का स्टेटस क्या है, प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है, बैलेंस शीट की क्या पोजीशन है, ठीक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट अभी आप पढ़ेंगे कि कितना पैसा आया ड्यूरिंग द ईयर, कहाँ कहाँ आपने उसे यूज़ किया। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट भी आपको फाइल करने होते हैं, यानी आपको गवर्नमेंट को बताना होता है, और पब्लिक भी देख सकती है आपकी बैलेंस शीट पीएनएल कि कितना प्रॉफिट एंड लॉस है, कितनी आपको एसेट और लायबिलिटी है, कितना आपके पास पैसा आया ड्यूरिंग द ईयर, कहाँ लिया। क्योंकि आपने इसमें कंपनी एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें बेनिफिट्स दे रखे हैं, लिमिटेड है, पब्लिक से पैसा लेके आ सकती है, तो इस पर शिकंजा भी ज़्यादा है कानून का, कानून इस पर नज़र रखता है। जबकि अगर आप सोल प्रोप्राइटर के तौर पे बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो आपको किसी का गवर्नमेंट को बताने की ज़रूरत नहीं, पब्लिक को बताने की ज़रूरत नहीं कि आपका प्रॉफिट कितना हुआ, आपके पास एसेट लायबिलिटी कितनी है। पार्टनरशिप में भी यही है, आपको पब्लिक को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, गवर्नमेंट को बताने की कोई ज़रूरत नहीं कि आपके पास प्रॉफिट और लॉस कितना हुआ, बैलेंस शीट, एसेट लायबिलिटी के हैं। पर एक कंपनी को अपने हर साल एमसी मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर की में जाकर एनुअल फाइलिंग करनी होती है, मतलब एनुअली डिटेल देनी होती है कि उसका प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटस क्या है, बैलेंस शीट क्या है और कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है। और आप भी एमसी की साइट पे जाकर एक नॉमिनल पेमेंट करके किसी भी कंपनी के एनुअल रिपोर्ट्स को देख सकते हैं कि उसका प्रॉफिट लॉस कितना था, उसकी बैलेंस शीट क्या थी। तभी तो शेयर होल्डर पैसे लगाते हैं। आप एनालिसिस करते हैं कंपनी के बारे में कि कंपनी का प्रॉफिट लॉस कितना हो रहा है, कंपनी की बैलेंस शीट और एसेट लायबिलिटी क्या है, वो किस तरह आगे बढ़ रही। तो अच्छी कंपनी है तो उसमें पैसा लगाएगा शेयर होल्डर, अच्छी कंपनी नहीं है तो अपना पैसा विड्रॉ कर लेगा कंपनी से। तो आई होप यहाँ पे आपको थोड़ा पता चला होगा। कंपनी एक लीगल स्टेटस है, कोई भी खोल सकता है कंपनी, ठीक है। प्राइवेट कंपनी खोलनी है तो मिनिमम 2 मेंबर होने चाहिए, पब्लिक कंपनी खोलनी है तो मिनिमम 7 लोग होने चाहिए। आप कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग जो फॉर्मेलिटीज़ दे रखी हैं उसको पूरा करते हुए आप अपना कंपनी का स्टेटस एक्वायर कर सकते हैं। आपको एक नाम चूज़ करना होता है कि आप अपनी कंपनी का क्या नाम रखना चाहते हैं, और ये नाम यूनिक होना चाहिए। पहले से कोई कंपनी चल रही है तो वो नाम आपको नहीं मिलेगा। जैसे टाटा लिमिटेड ऑलरेडी एक कंपनी है तो टाटा नाम आपको नहीं मिलेगा। आपका एक नाम यूनिक होना चाहिए, जो ऑलरेडी कंपनी नहीं खुली हुई है, कोई ऐसा नाम चूज़ करिए, फिर वो नाम आपको अलॉट होगा। कंपनी का एक नाम होगा, वो रजिस्टर्ड होगी। प्राइवेट कंपनी है तो अपने नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लगाएगी, पब्लिक कंपनी है तो अपने आप के नाम के आगे लिमिटेड वर्ड लगाएगी। कंपनी की जो कैपिटल होती है वो छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड होती है, छोटे छोटे डिनोमिनेशन में डिवाइड होती है। हर डिनोमिनेशन को शेयर बोला जाता है, और कंपनी जब पैसा लेती है पब्लिक से तो एक प्रूफ के तौर पर सर्टिफिकेट देती है जिसे आप शेयर बोलते हैं। तो मैं जब मेंबर बनाती है कंपनी तो शेयर इशू करती है कि हम इतना पैसा लेके आए हैं पब्लिक से। चलिए, तो कंपनी खोलना ज़्यादा सही होता है। अगर आपका बिज़नेस ग्रो कर रहा है, आपको लग रहा है कि मेरा बिज़नेस बहुत बड़े लेवल पे मुझे ले जाना है, तो कंपनी खोल सकते हैं। क्योंकि कंपनी में मेंबर्स की लिमिट, प्राइवेट कंपनी तो 200 मेंबर आप बना सकते हैं, तो अच्छी बात है, आप 200 लोगों से पैसा लेके आ सकते हैं। पब्लिक कंपनी है तो आप कितने भी मेंबर बना सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर की लिमिट नहीं है। हाँ, मिनिमम 7 मेंबर होने चाहिए जब आप कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं। एक और फ़ायदा होता है कंपनी खोलने का,
जब आप कंपनी खोलते हैं और आपको लोन की रिक्वायरमेंट है, लोन लेना है, तो लोन लेने जनरली लोग कहाँ जाते हैं? बैंक के पास, ठीक है, या एनबीएफसी के पास, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। या तो आप बैंक से लेंगे लोन या एनबीएफसी से लेंगे, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज भी होती हैं, ठीक है। अब सर बैंक और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी में फ़र्क क्या है, पहले आप ये समझ लीजिए। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट बना हुआ है इंडिया में, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। इसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग और आरबीआई से परमिशन लेने के बाद आप बैंक खोल सकते हैं। जो इसकी रिक्वायरमेंट है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की, वो आपको फुलफिल करनी होगी और आरबीआई का परमिशन होगी, उसके बाद आप बैंक खोल सकते हैं। बैंक का अगर स्टेटस आपको मिल जाता है तो आप पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं। डिपॉजिट तो समझते हैं आप, बैंक में पैसे दे सकते हैं, ठीक है, और उस डिपॉजिट को आप लोन भी बांट सकते हैं पब्लिक में। यानी जो बैंक है वो पब्लिक से डिपॉजिट भी एक्सेप्ट कर सकता है। सेविंग अकाउंट खोलते हैं लोग बैंक में, करंट अकाउंट भी खोलते हैं, ठीक है। सेविंग अकाउंट भी खोल सकते हैं, करंट अकाउंट भी खुलता है बैंक में। सेविंग अकाउंट मतलब जो पर सेविंग के लिए खोला जाता है। करंट अकाउंट एक बिजनेसमैन ही खोल सकता है बिजनेस के नाम से, इस पे इंटरेस्ट नहीं मिलता है करंट अकाउंट पे। सेविंग अकाउंट पे तो इंटरेस्ट भी देता है बैंक, ये कोई भी खोल सकता है। करंट अकाउंट एक बिजनेस के नाम से खुलेगा, चाहे आपने सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म खोली हो, चाहे पार्टनरशिप फर्म खोली हो, चाहे कंपनी खोली हो, एक बिजनेसमैन ही करंट अकाउंट खोल सकता है। करंट अकाउंट खोलने का फ़ायदा ये है कि इसमें लिमिट नहीं होती, आप कितनी बार पैसा निकाल सकते हैं, कितनी बार विड्रॉ कर सकते हैं। पर सेविंग अकाउंट में जनरली एक लिमिट होती है कि एक दिन में इतनी बार ही ट्रांजैक्शन होंगे, उससे ज़्यादा करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देने होंगे। सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट भी मिलता है, करंट अकाउंट पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है, ठीक है, और ये बिजनेसमैन ही खोल सकता है। तो डिपॉजिट भी ले सकता है बैंक और लोन भी दे सकता है। पर अगर आपको एनबीएफसी खोलनी, मान लीजिए आपके पास पैसे हैं, आपको भी ब्याज पे पैसे देने हैं, क्योंकि आप सुनते हैं कि ब्याज पे देते हैं लोग मार्केट में पैसे। तो ऐसे नहीं कि आपने स्टार्ट कर दिया बिजनेस, आपको पहले एनबीएफसी खोलनी होगी, यानी आपको आरबीआई से परमिशन लेनी होगी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और कंपनीज एक्ट में जो रिक्वायरमेंट है, ये भी कंपनी होती है, तो कंपनीज एक्ट की जो रिक्वायरमेंट 2013 की, उसको फॉलो करते हुए आपको एक एनबीएफसी का स्टेटस मिलेगा कि आपको लोन देने का काम स्टार्ट करना है। आपके पास पैसा है, आप पब्लिक को लोन देना चाहते हैं, तो आपको एनबीएफसी का स्टेटस मिल जाएगा। बैंक खोलने में तो टाइम लगता है, बैंक खोलने के लिए अब बहुत बड़ा प्रोसीजर होता है, तो एकदम कोई बैंक नहीं खोल सकता। हर बैंक जनरली पहले एनबीएफसी होता है, ठीक है। तो अब एनबीएफसी का स्टेटस तो मिल गया, आपने आरबीआई से लाइसेंस ले लिया और कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग एनबीएफसी कंपनी खोलनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। अब सर इन बैंक और इसमें फिर फ़र्क क्या हुआ? बैंक भी तो लोन दे रहा है और ये भी लोन दे रही है। फ़र्क ये हुआ कि ये डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती पब्लिक से। अगर आप एनबीएफसी कंपनी खोलते हैं तो पब्लिक से डिपॉजिट नहीं ले सकते, आप कोई सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट नहीं खोल सकते। हाँ, आप लोन दे सकते हैं, तो लोन बांट सकते हैं, पर आप पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते। आप अपने मेंबर से डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, जो इसके मेंबर बनते हैं, ठीक है, उन्हीं से आप डिपॉजिट ले सकते हैं, पैसे ले सकते हैं, पब्लिक को लोन दे सकते हैं, पर आप पब्लिक से सीधे डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते। जबकि बैंक पब्लिक से भी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकता है और लोन दे सकता है। तो बेसिक फ़र्क ये हुआ। जनरली एनबीएफसी की रेट हाई होती है, ये आपसे इंटरेस्ट ज़्यादा चार्ज करते हैं, ठीक है, और इंटरेस्ट ज़्यादा चार्ज करते हैं एनबीएफसी आपसे। जबकि बैंक जो होते हैं, जो आरबीआई की गाइडलाइंस होती है उसको फॉलो करते हुए इंटरेस्ट रेट डिसाइड करते हैं। एनबीएफसी में लीगल फॉर्मेलिटीज़ थोड़ी सी कम होती हैं एज़ कम्पेयर टू बैंक, बैंक पे लीगल फॉर्मेलिटीज़ ज़्यादा होती हैं। तो एनबीएफसी की इंटरेस्ट रेट इसलिए हाई होती है क्योंकि जनरली लोग बैंक को प्रेफर करते हैं, पर इनको एनबीएफसी क्या होती है, आरबीआई के थ्रू रेगुलेट तो होती है, पर इनकी इंटरेस्ट रेट जनरली हाई होती है, आपसे ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। तो पहली प्रेफरेंस हमेशा बैंक को देनी चाहिए अगर आप लोन ले रहे हैं, एनबीएफसी को प्रेफरेंस बाद में देनी चाहिए। क्लियर हो गया? तो अगर किसी कंपनी को लोन लेना है तो बैंक भी जा सकती है एनबीएफसी। एक और रास्ता है कंपनी के पास कि वो पब्लिक से भी लोन ले सकती है। एक पब्लिक कंपनी है अगर आप, तो पब्लिक से भी लोन ले सकते हैं आप। और जब आप पब्लिक से लोन लेंगे तो पब्लिक को वो प्रूफ के तौर पे एक सर्टिफिकेट देंगे, उसे बोलते हैं डिवेंचर या बॉन्ड। यानी कंपनी का एक और फ़ायदा हो गया कि कंपनी लोन लेना चाह रही तो ज़रूरी नहीं बैंक से लोन ले या एनबीएफसी के पास जाए, कंपनी सीधे पब्लिक में भी जा सकती है, पब्लिक को कह सकती है कि भैया हमें इतना लोन दीजिए। और लोन जब देती है तो उसमें कंपनी क्या देगी, आपको इंटरेस्ट देगी। लोन पे इंटरेस्ट देना पड़ता है तो कंपनी भी आपको इंटरेस्ट देगी, और जो प्रूफ के तौर पे एक सर्टिफिकेट देगी कि पब्लिक से उसने लोन लिया है। तो एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट प्रूफ के तौर पे जो सर्टिफिकेट देती है उसे डिवेंचर बोलती है। जब कंपनी पब्लिक से पैसे दे के आती है कैपिटल के, तो शेयर बोला जाता है। जो प्रूफ के तौर पे एक सर्टिफिकेट मिलता है उसे शेयर बोलते हैं। पर जब कंपनी लोन लेके आती है पब्लिक से,
तो प्रूफ के तौर पे जो सर्टिफिकेट देती है उसे डिवेंचर या बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, तो कंपनी का एक और ये फ़ायदा हो गया। एक सोल प्रोप्राइटर फर्म और एक पार्टनरशिप फर्म डिवेंचर इशू नहीं कर सकती है पब्लिक में, पर एक पब्लिक कंपनी पब्लिक से लोन भी ले सकती है, उसको अलाउ किया गया है एज़ पर कंपनी से। और लोन जब लेगी तो एक सर्टिफिकेट देगी, एक प्रूफ के तौर पे आपको एक रिसिप्ट देगी, भाई सबूत तो देगी ना, कल को आप मुकर गई कंपनी तो आपको एक प्रूफ के तौर पे एक सर्टिफिकेट देती है, जिसे डिवेंचर बोलते हैं, बॉन्ड। ये भी ऑनलाइन बेचे और खरीदे जाते हैं। ठीक है, शेयर भी ऑनलाइन बेचे खरीदे जाते हैं, डिवेंचर भी ऑनलाइन बेचे खरीदे जाते हैं। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा कंपनी खोलने के पीछे की इंटेंशन क्या है। कंपनी एक बड़ा एरिया होती है, कंपनी एक वास्ट कॉन्सेप्ट है। अगर आपको लग रहा है कि आपका बिजनेस बहुत बड़ा ग्रो करेगा, आपको लग रहा है बहुत लंबे समय तक आप काम करना चाहते हैं, तो आप कंपनी खोलिए। कंपनी खोलने से सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, लायबिलिटी लिमिटेड होगी, आप पब्लिक से पैसा लेके आ सकते हैं। ठीक है, और अगर आप पे लीगल रिक्वायरमेंट बढ़ जाएंगी, आप पे कॉम्प्लाइंस कॉस्ट मतलब लीगल रिक्वायरमेंट, कॉम्प्लाइंस कॉस्ट मतलब जो लीगल रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाएगी। आपको टाइम टू टाइम ऑडिट करानी पड़ेगी, कंपनी को ऑडिट कराना हमेशा ज़रूरी होता है। जबकि पार्टनरशिप फर्म और इंडिविजुअल में एक लिमिट होती है, उस लिमिट के बाद ही आपको एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट करवानी पड़ती है। ऑडिट का मतलब होता है इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, यानी एक सीए जो थर्ड पर्सन है, जो आपके बिजनेस में जॉब नहीं कर रहा है, वो जो खुद की प्रैक्टिस फर्म खोल के बैठे हैं, वो एक सर्टिफाई करते हैं कि जो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट हैं, जो आपने अकाउंट्स मेंटेन कर रखे हैं, वो ट्रू और फेयर हैं या नहीं। ऑडिट को भी हम डीप में डिस्कस करेंगे आगे इसी में। अगर आपको यहाँ तक कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हैं। कल हम इससे रीडिंग कर लेंगे डी के गोयल सर की बुक से। अभी तो आपको बैकग्राउंड समझा दिया है, फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।